वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में नुमान कैसर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुर्रहमान खान हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार नज़ाकत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चूँकि आइनी मसला खड़ा हुआ है, कानूनी मसला है, तो मैं ज़रा नुमान से ही जानने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं अब्दुर्रहमान साहब आपकी तरफ और सरदार साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये हुआ क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था कि जजेस रिज़ाइन करेंगे। ये मतलब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ दिन पहले शायद ये आ जाएगा इस्तीफ़ा। बहरहाल इस्तीफ़े आ गए हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं कि कुछ इस्तीफ़े आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में भी एक्सपेक्टेड हैं, आ रहे हैं। क्या क्या कहेंगे सवाल जी? आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फैज़ा, जब एक निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा होता है तो मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि उस निज़ाम को बचाने की एक आखिरी कोशिश होती है ये इस्तीफ़े। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर अमानुल्लाह बेशक एक मजे हुए जुरिस्ट थे। वो उनका जो स्टैंड पहले भी रहा है आइन और कानून के मुताबिक वो सबके सामने है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पहले 26वीं आइनी तरमीम भी आई। उस वक्त भी ये काफी गर्दिश में थी बातें कि वो इस्तीफा दे देंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कैटेगोरिकली आके बताया कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं निज़ाम के अंदर रह के इससे लड़ाई करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद है उनके स्टेटमेंट। बल्कि उस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे 26वीं आइनी तरमीम पास हुई है अगले दिन ही जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है वो दे देंगे। लेकिन अगले दिन जब वो कोर्ट में पहुंचे तो मुझे याद है, मैं कवर किया मैंने उस चीज़ को, कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए कि वहाँ पे जस्टिस साहब पहुँच गए अदालत में। मुझे जो इसकी वजह लगती है सारे 10 वजह लगती है कि 26वीं जो आइनी तरमीम थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी बचा कुचा एक उसकी साख थी वो कम से कम रखी गई। वो जो आइनी बेंच बनाया गया वो उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया गया। तो अब जो मुझे लगता है कि जो नई अदालत एक बना दी गई है, हम उस पर, बल्कि मैं ही आके अक्सर बोला करता था कि एक अदालत के अंदर अदालत बना दी गई है। तो वो अब जो लगता है कि जो अलहदा अदालत बना के जो सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस, जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख, जो सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें और जो मुल्क की सबसे बालातर अदालत का जो दर्जा था वो ख़त्म हो चुका है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर अमानुल्लाह साहब ने और एक्सपेक्टेड है कि और जज साहबान भी वो ये मुनासिब नहीं समझते कि 20-20, 25-25 साल की जजी करने के बाद, उससे पहले 30-30 साल वकालत करने के बाद वो अपने पेशे की मेराज पे पहुंचे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज थे और अगर ये 26वीं आइनी तरमीम ना आती तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। एक दिन पहले 26वीं आइनी तरमीम आई। बिल्कुल। बल्कि ये कहा जाता है कि उन्हीं को शायद रोकने के लिए ये अमेंडमेंट, ये भी एक ये कहा नहीं जा रहा, ये हुकूमती स्टेटमेंट्स हैं उस वक्त की। मुझे याद है राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जी इनको कंट्रोवर्शियल बनाया है और तरीके इंसाफ के स्टेटमेंट्स ने बनाया है। हाँ, तो एग्जैक्टली सो वो मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट की तनाज़ुली हुई है और वो एक सबॉर्डिनेट कोर्ट बन गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। ये एक वजह मुझे जो बुनियादी लगती है कि इन जज साहबान ने मुनासिब नहीं समझा कि हम एक ऐसी अदालत कैसा बने। और हमने बल्कि जो उनका खत भी, जो इस्तीफे का खत था जैसे मंसूर अली शाह साहब का, मैं उसको मुताला कर रहा था, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि हमने तो हलफ उठाया है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का। दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें और लेकिन शेर और शायरी भी इस तरीके से की है। सुप्रीम कोर्ट तो अब बेसिकली मैं इसको सदा से देखता हूँ कि सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वो बेसिकली अपीलें सुनेगी अब नीचे से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तशख़्ख़ुस बरकरार रखने की, आइनी इदारों को अपहोल्ड करने की जो सारी बातें हैं वो तो ओथ के अंदर ही रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह अभी बची कुची मौजूद है वो उसके पास ऐसे कोई ताकत नहीं है कि वो आइनी तशरीह कर सके। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या ये जो एक तौजीह ये भी दी जाती थी कि ये 2 अदालतें बनाने का मकसद ये है कि आम लोगों के मुकदमात सुने जाएं। मैं उस जानिब आती हूँ। पेंडेंसी में मैंने पूरी एक रिपोर्ट निकाली हुई है, पूरी रिसर्च है मेरी। मैं उस जानिब आती हूँ केसेस की पेंडेंसी के हवाले से। मैं ज़रा सरदार साहब से जानूँ। सरदार साहिब, आपके जो सीनियर तरीन जज हैं, अभी आप जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो इत्तलात हैं ना कि कल मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। और मैंने जब ये 26वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त थी मैंने उसी वक्त ही कह दिया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, मैंने ये खबर दी थी। बहरहाल कल देखते हैं कि ओथ होता है नहीं होता, क्या सीन होता है, आप लोग तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे बता दीजिए, ये जो इस्तीफ़ा है मेरे पास, मेरे हाथ में जो इस्तीफ़ा है जैसे मंसूर अली शाह साहब का, उसमें उन्होंने कहा जी 27वीं आइनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया और हमारी आइनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। सर, आपने जब ये अमेंडमेंट की थी तो इस पर जाहिर सी बात है आपने हर एंगल को डिस्कस किया होगा,
आपके सीएसी में 2 दिन इजलास होते रहे थे सीएसी के, उसमें ये जो ड्राफ्ट है उसकी तमाम शिकों पे डिस्कशन हुई थी? देखें, ना कि सिर्फ तमाम ड्राफ्ट की शिकों पे हमारी डिस्कशन हुई है, बल्कि देखें आज अगर कोई स्टेटमेंट देता है इस तरह की स्टेटमेंट, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी पाकिस्तान का लॉ लगना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज, सुप्रीम इदारा जो पाकिस्तान का जो आइन बनाता है, पार्लियामेंट हो चाहे कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उसके ऊपर अगर कोई इस तरह की क्वेश्चनिंग करता है तो मेरे ख्याल में उसकी ज़ात बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन बनाना, पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन करना, ये ज़ाहिर इलेक्टेड लोगों का काम है। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो डेफिनेटली उसको घर जाना चाहिए। और आज सर बात तकलीफ की नहीं है सरदार साहिब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है 1948 की फेडरल कोर्ट से लेकर। उनके देखे किसी एक के कहने से फर्क नहीं पड़ता। तो उनके पास इससे पहले 2 अदालतें रही हैं। या तो आप मुझे इंटरप्ट करने या मेरी बात सर मेरे साथ सब पॉइंट ले लेना। जी जी ठीक है। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो COD साइन हुई थी नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दरमियान, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन हुआ था, उसमें आईनी अदालतों का वाज़िया लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लें। ये आज की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो जजेस रिजाइन करके घर जाना चाह रहे हैं उनका थोड़ा सा माजी भी देख लें। अगर अत्तर मिनल्ला साहब का देख लें तो वो इफ्तिखार चौधरी के स्पोक्स पर्सन भी थे एक वक्त में। तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का डोमेन है कि वो किसी तरह की भी इस तरह की लेजिस्लेशन कर सकती है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के चीफ जस्टिस साहिबान माजी करीब में गुजरे, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों या साकिब नसार हों, उमर अता बंदयाल साहब हों, या ये जो जस्टिस तसद्दुक साहब थे, जिस तरह इन्होंने मनमानी की है, पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया है, जो इनका काम नहीं ना करने का था वो इन्होंने करने की कोशिश की, पाकिस्तान के इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो कुलियातन ज़ाहिर डेफिनेटली ये सोचने की ज़रूरत है कि एक बंदा जिसका कोई काम डोमेन नहीं है वो काम करेगा तो डेफिनेटली लेजिस्लेशन भी होगी और उसको उन सारी चीज़ों को इजाज़त दीजिएगा थोड़ा सा इंटरप्ट करने की, इजाज़त दीजिएगा थोड़ा सा इंटरप्ट करने की। हमें क्यों ये बार बार बताया जाता है, आपने अभी कहा कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पढ़ लूँ, मिसाक जमहूरियत जो 2006 में हुआ था PMLN का, पीपल्स पार्टी का। सर मैंने बैकग्राउंड पढ़ा है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो रिमाइंडर आपको देने जा रही हूँ आप भी ज़रा उसको वो तमाम निकात ना आने वाले दिनों में अवाम के सामने रखिएगा। आधा मंजन प्लीज़ ना बेचें, पूरी बात बताया करें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई थी उस वक्त, लेकिन उसमें एक टाइम टेन्योर था सर, 6 साल फिक्स हुए थे, उसमें लाइफ टाइम नहीं बनी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स। सेकेंडली उस वक्त हालात जो थे वो बड़े डिफरेंट थे, परवेज मुशर्रफ साहब का ज़माना था, डिक्टेटरशिप थी उस वक्त के ज़माने की ये ज़रूरत थी। आप लोगों ने जब ये इस पे मिसाक जमहूरियत किया था तो उस वक्त आप लोगों को आईनी अदालत की ज़रूरत थी, तो इस पे डिसाइड हुई थी चीज़ें। सर आप हमेशा ये बताते हैं कि आईनी अदालत की बात हुई थी 2006 में मिसाक जमहूरियत में, ये क्यों नहीं बताते कि 6 साल के उस वक्त बात हुई थी? ये क्यों नहीं बताते कि डिक्टेटर का ज़माना था, उस वक्त हालात कुछ और थे, अब तो हालात नहीं ना सर। मोहतरमा अगर कोई काम डिले हुआ है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको उस चीज को खत्म कर दें। लेकिन सर वो उस वक्त पर्टिकुलर सूरत हाल के लिए थी ना, अभी डिक्टेटर की गवर्नमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ। बताऊं कि जो आईनी अदालतें बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के आम लोगों को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि हम पाकिस्तान को उसको मिसाल के तौर पे हम पेश कर सकें कि बहुत कोई सुनहरी हरूफ में लिखने वाली हिस्ट्री है, क्योंकि माजी करीब में जिस तरह चीफ जस्टिस साहिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश की और जिस तरह खास करके साकिब नसार साहब का जो एक्ट था, शर्मनाक एक्ट था पाकिस्तान के अंदर, उसको सामने रखते हुए डेफिनेटली लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। इनको भी कहीं ना कहीं जवाबदेह करने की ज़रूरत थी, जवाबदेह होने की ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का आपको कुछ अरसे बाद समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के आइन में क्यों इस तरह की चेंजेस ज़रूरी थी, क्यों इस तरह की अमेंडमेंट ज़रूरी थी, ताकि कोई आदमी अपनी ज़ाती मकासद के लिए या किसी जमात को फैसिलिटेट करने के लिए या किसी को गुड टू सी यू कहने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना करे, बल्कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करे। एक सवाल ले लीजिए
सवाल ये है, फिर मैं जाती हूँ ज़रा अब्दुर्रहमान की तरफ भी, वो स्माइल कर रहे हैं, वो मैं माज़रत चाहती हूँ उनसे भी कि उनकी थोड़ा सा डिले हो रहा है। पॉइंट ये है सर कि आप कह रहे हैं कि वो जजेस जो हैं फेवरेट थे किसी सियासी जमात के, या आपने पूरी एक हिस्ट्री बताई ना, तो आपने काजी फाइज ईसा साहब का उसमें नाम नहीं लिया, वो भी मोस्ट फेवरेट या हॉट फेवरेट जज कंसीडर किए जाते थे, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि जी ये चूँकि केसेस है आम आदमी के लिए ये किया जा रहा है, तो सर मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में ले आऊँ, ये मेरी बात कहने की नहीं है, ये रिपोर्ट है अपनी कमीशन की अपनी रिपोर्ट है, जिसमें ये है कि 92% केसेस जो पेंडेंसी हैं, जो डिलेड है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल पर हैं। उसके बाद सिर्फ 3% सुप्रीम कोर्ट में हैं, और 26वीं अमेंडमेंट में तादाद बढ़ाकर 25 की थी ना आपने जजेस की। तो सर जहाँ पे सिर्फ 3% पेंडेंसी आ रही है, वहाँ पे आपने पकड़ के एक आईनी अदालत भी ले आए हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ऊपर नीचे करके तमाम जजेस को रख दिया सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे इस्तीफे आने लग गए। जहाँ पे 92% पेंडेंसी है, उसके हवाले से क्या किया सर? उसमें तो इस अमेंडमेंट में कुछ नहीं है। देखिए मैम, अगर आप आगे चल के देखेंगी तो बहुत सारी चीज़ें निचली सतह पे भी रिफॉर्म्स हो जाएंगी, और बहुत अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात करेंगे तो उस लेवल तक इंशाल्लाह आप चेंज फील करेंगी, और ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात की, तो मैं तो किसी को फेवरेट नहीं समझता कि कोई बंदा फेवरेट, अगर उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की है तो डेफिनेटली उनका भी नाम आना चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर, आप मुझे ये बताएं कि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा बता दे कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस वो अपनी जुडिशरी को छोड़ के डैम के लिए फंड जमा करना शुरू कर दे और इस तरह के ड्रामे शुरू कर ले, या जो लोगों के बेडरूम और ड्राइंग रूम में घुसना शुरू कर ले ज़बरदस्ती अपने लाओ लश्कर के साथ, कहीं पे भी पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। डेफिनेटली इनको अपने डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा, चाहे आईनी अदालत का सरबराह हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको अपनी डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान की आईनी अदालतें हों या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सब अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, मैं आपकी जानिब आती हूँ सरदार साहब। अब्दुर्रहमान आपकी जानिब आती हूँ। मुझे तो ये बता दीजिए कि शोर तो ये डाला गया था, हमें जो बताया गया था, अभी नज़ाकत साहब ने भी उसका जिक्र किया है कि पेंडेंसी थी केसेस की, इसलिए जजेस की जो है वो हमने अलहदा से, सुप्रीम कोर्ट तो एक है ही है, पहले बेंच बना, ये 26वीं तरमीम में भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, उसके बाद अब मामला अलहदा कोर्ट की तरफ चले गए। अभी भी जो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री नज़ाकत साहब को रिमाइंड करवाई, उसमें यह था कि एक रिकमेंडेड टाइम था 6 साल के लिए वो बननी थी। अब इसमें तो कोई रिकमेंडेड टाइम हमारे सामने नहीं आ रहा। अब हो क्या रहा है कि जजेस दे रहे हैं इस्तीफे, आने वाले टाइम में मजीद जजेस भी देंगे इस्तीफे। क्या बेहतर नहीं था आपके ख्याल में कि आईनी जो बेंच चल रहा था उसी में इजाफा कर दिया जाता? कोई पेंडेंसी इतनी है तो नहीं, 3% केसेज हैं, इतनी तो पेंडेंसी नहीं है, तो उन्हीं के जजेस, इनका इख्तियार था, जजेस में इजाफा कर देते तादाद में। देखिए, थोड़ा सा मौजू को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई काजी फाइज ईसा साहब के ज़रिए, और फिर उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आज हम रिज़ल्ट देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम और अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जुडिशल इंजीनियरिंग की जा रही है पाकिस्तान में। और ये क्यों की जा रही है? ये बुनियादी तौर पर एक बीमारी है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को, हुक्मरानों को। ये खौफजदा लोग हैं, ये अदारों की हदूद की बात करते हैं लेकिन ये अपनी हदूद से शायद वाकिफ नहीं है। मसला ये है कि इन्हें हम ख्याल जजेस चाहिए, इन्हें हम ख्याल जुडिशरी चाहिए, इन्हें कंट्रोल्ड जुडिशरी चाहिए, और ये एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहाँ पर इन्हें हर दौर में नजरिया ज़रूरत के तहत जस्टिस मुनीर दस्तयाब हो। इन्हें जस्टिस डोगर की अदलिया बड़ी लाडली लगती है। और अगर इनकी आप हिस्ट्री देखिए कि इफ्तिखार चौधरी साहब की भी बात कर रहे थे, साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के घर के बाहर क्या आप भूल के बेनजीर खड़ी होकर कहती थी कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, मैं इसकी आज़ादी के लिए निकलूंगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहतरमा शहीद भी हुई, और शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने कितनी वफा की मोहतरमा के कॉल के साथ। और फिर उसके बाद
आप इस पूरे कैनवस से आगे निकलिए कि इन्हें जुडिशरी कैसी चाहिए। इन्हें मलिक कयूम की जुडिशरी चाहिए, जहां पे शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करके बताएं कि कितनी सजा किसको कितनी देनी है और कैसे देनी है। तो ये आज बुनियादी तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। मुझे डर है कि जो अफरीदी साहब की कोर्ट है ये फ्रेंडली कोर्ट ना बन जाए, और ये जो फ्रेंडली कोर्ट है माजी में मोहतरमा कहा करती थी कैंगरू कोर्ट्स। ये सारी इस्तिलाहें हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी का एक बैकग्राउंड है। अब ये क्यों खौफ, जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर सवाल उठ सकता है। इफ्तिखार चौधरी साहब के सारे फैसले ठीक नहीं हो सकते, उनके सारे सो मोटो जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, मगर अगर पाकिस्तान की अदलिया ने परफॉर्म नहीं किया तो क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने परफॉर्म किया? जिस तरीके से कानून साजी आज हो रही है कि लोटे आप तहरीक इंसाफ के सेनेटर के वोट से आईनी तरमीम को पास कर रहे हैं, जो कल इस्तीफा देकर गया है और आज आपने दोबारा उसी शख्स का वोट एक्सेप्ट कर लिया है। तो लोटों के जरिए वफादारियां तब्दील करके आप, और फिर डिबेट का मेयार क्या है, किस चीज का खौफ है, जल्दी किस बात की है? आप 18वीं आईनी तरमीम को एक और कंपैरिजन देखिए कानून साजी के ऊपर कि यहाँ पर इन्हें इफ्तिखार चौधरी का तो डर खाया जा रहा है, साकिब निसार का भी। 18वीं आईनी तरमीम 295 दिन डिबेट हुई, 295 दिन लगे, 10 माह का टाइम लगा जी। और उसके अंदर 77 इजलास हुए, 26 अरकान की कमेटी बनी और रजा रब्बानी साहब उसके सरबराह थे जी। और वो एक कलेक्टिव विजडम था। मगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं आके, आप क्या, आपकी लेजिस्लेशन क्या है? क्या ये पार्लियामेंट इसलिए बनी है कि आसिफ जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना दे दें? क्या ये पार्लियामेंट इसलिए बनी है कि ये एनआरओज देती फिरे? ये पार्लियामेंट के नाम पे जो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए जो अदलिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? यानी हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मुकद्दस गायें हैं, कुछ अनटचेबल्स हैं, और यही अनटचेबल्स इस मुल्क में तबाही के जिम्मेदार हैं। आज आपका रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स क्या है? आज आपके मुल्क में गुर्बत किस स्टेज पर पहुंची हुई है? आपके मुल्क में बेरोजगारी का लेवल क्या है? और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? सिर्फ एक शख्स का खौफ कि अगर वो बाहर आ गया तो ये सब अंदर। लेकिन अभी तो वो अब्दुर्रहमान अभी तो वो बाहर आता नजर भी नहीं ना आ रहा है, जिस तरह की अभी वो तरमीम चल रही है। मैं जरा नुमान की तरफ आती हूँ जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ अब्दुर्रहमान, मैं जरा नुमान की तरफ आ जाऊँ। नुमान, मुझे बताइएगा, जब 26वीं तरमीम हुई थी उस वक्त हमें ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा था या जो मंजन बेचा जा रहा था वो ये था कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ठीक करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। असल मसला तो वहाँ पे जब हम मीडिया वालों ने हाईलाइट किया कि जनाब 85% 90% केसेस की पेंडेंसी वहाँ पे है, लोअर जुडिशरी में है, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना रहे हैं? तो उस वक्त हमें ये मंजन बेचा गया। प्रॉब्लम यह है 2.1 मिलियन में से 92% केसेस वहाँ पर लोअर जुडिशरी में है, उनको तो छनका भी नहीं इन्होंने। तो फिर अभी आने वाले दिनों में तरमीम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लोअर जुडिशरी में भी कोई तरमीम लेके आएंगे या उसमें कुछ करेंगे। तो इसका मतलब ये 28वीं तरमीम जो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में या कुछ ही मतलब नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, स्पष्ट से उस पर काम जारी है, उस पर कुछ करेंगे। देखिए फ़ायज़ा, इससे पहले हमें स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। आईनी अदालतें मुल्क में इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ 2 थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का इजाफा किया गया है। लोअर जुडिशरी आईनी अदालतें नहीं है, उनको स्टैट्यूटरी कोर्ट्स कहते हैं, वो कानून के तहत बनाई गई है। सो उसमें अगर आपने कोई रिफॉर्म करनी है, तब्दीलियां करनी है, तो आपको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बुनियादी डिस्कशन में तो रहती ना लोअर जुडिशरी, हम तो डिस्कशन में भी नहीं। जी, मैं वो आईन से जो हमने एक ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा ताल्लुक बनता नहीं है। और दूसरा है कि इसमें तो आपको किसी कानून में तब्दीली की जरूरत भी नहीं है। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो फिर हमें ये 26वीं तरमीम की मर्तबा क्यों कहा गया था हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ठीक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, ये उसी तरह ही है जिस तरह हमारे सारे सियासतदान कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो नहीं है, नहीं है। ये जो आपका आइन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ होता है वहाँ आइन सुप्रीम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो उसकी पैदावार है। सो ऐसी बातें करते हैं जिससे वो अपना, आपने जो जिक्र किया कि मंजन बेचते हैं, लेकिन उसके अंदर हकीकत कोई नहीं होती। सो 26वीं अमेंडमेंट में अगर ये जिक्र करते थे कि हम
लोअर जुडिशरी के लिए रिफॉर्म करेंगे तो उसका आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मसूड़ी शाह साहब को मैं रेफरेंस दे रहा था, जब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, इन्होंने जो तब्दीलियां लेके आए ट्रेनिंग्स के लिहाज से, उनकी तनख्वाहों के लिहाज से, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिहाज से, इस वक्त ऑटोमेटेड सिस्टम सारा पूरे पंजाब के अंदर मौजूद है। गाड़ियां इन जजेस को दी गई, इनको अदरवाइज फैसिलिटी दी गई, ये बताने के लिए कि आपको हमने पीछे नहीं छोड़ा। इसमें किसी आइन कानून किसी की तब्दीली की जरूरत नहीं है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। और जो आपकी लोअर जुडिशरी है वो आपके रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस के अंडर आती है। तो ये सारी इंतजामी तब्दीली करनी है, उन्होंने तनख्वाह बढ़ानी है, ट्रेनिंग करनी है, टेस्ट बेहतर करने हैं। अब जितनी भी लोअर जुडिशरी कम से कम पंजाब के अंदर है, इन सबके टेस्ट लाहौर हाई कोर्ट लेती है, ठीक है। तो ये इसमें किसी आईनी क्या किसी स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो फिर ये कर क्यों नहीं देते अभी तक इंतजामिया अमूर की तरफ ध्यान नहीं है? फायजा उसकी वजह ये है कि ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में अभी जिस तरह मेरे भाई ने जिक्र किया कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये है कि हमने अपना ताकत का तवाज़ुन अपनी तरफ कैसे करना है, हमने अपने आप को इस्तिस्ना कैसे देना है कि कल अभी कभी ताकत का तवाज़ुन हमारे खिलाफ हो जाए तो जो अदालतें उस वक्त वजूद में आएंगी, जो हुकूमत उस वक्त वजूद में आएगी, उससे हमने कैसे बचना है। तो ये फ्यूचरिस्टिक होकर भी सोच रहे हैं, अभी मौजूदा दौर में भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। सो ये जो भी तब्दीलियां हैं, देखिए मैं एक आपको बुनियादी बात बताता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर है ना, हमारी कानून में दो तरह की हम कहते हैं कानून होता है, एक को कहते हैं हम कॉमन लॉ, एक होती है सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस। कॉमन लॉ वो है जो बरतानिया, जहां जहां बरतानिया ने हुकूमत की, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, उधर होता है। और सिविल लॉ को कहते हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेसिकली सिविल लॉ कंट्रीज की एक पैदावार है। बिल्कुल ये डिटेल मेरे पास है और मैं इसी का क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं सरदार साहब से लूंगी। सरदार साहब, हमने इस वक्त यूके जहां से हमने अपना कानून लिया, उसमें यूके में तो कोई आईनी अदालत नहीं है। आ जाते हैं जनाब, आप लोग जो रेफरेंस कोट करते हैं सिविल लॉ की, उसके हवाले से उधर भी आ जाते हैं। उसमें जो ममालिक शामिल हैं, बहुत जल्दी आप लोग जो पिछले दिनों में रेफरेंस कोट कर रहे थे सारे, वो साउथ अफ्रीका का आप लोग रेफरेंस कोट कर रहे थे, फिर जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे, इसलिए कि वहाँ पे सिविल लॉ है जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं उसमें तमाम बड़े ममालिक हैं, जिसमें यूएसए है, अभी यूके है, और भी बहुत से ममालिक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। अब मेरा पॉइंट ये सारी हिस्ट्री बताने का ये है कि जहाँ पे आप रेफरेंस कोट करते हैं कि जी और भी बड़े सारे ममालिक हैं जहाँ पे सिविल लॉ है और वहाँ पे आईनी कोर्ट्स हैं, तो क्या वहाँ की आईनी कोर्ट्स का मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आईनी अदालत के जजेस की उम्र रिटायरमेंट की अलहदा है और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट है उनकी रिटायरमेंट की उम्र अलहदा है? ये आपने कैसे कर दिया फिर? सरदार साहब, सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं? सरदार साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये जरा सरदार साहब का कॉल का जो इशू है, जरा काइंडली इसको एडजस्ट कीजिए। मैं सरदार साहब से इसी सवाल का जवाब लूंगी। शायद मेरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब्दुर्रहमान साहब से जान लेते हैं इसका आंसर। अब्दुर्रहमान साहब शॉर्टली बताइएगा, फिर मैं नुमान से भी इसका आंसर ले लूँ। आवाज अब्दुर्रहमान की नहीं आ रही। जी, मुझे आप सुन पा रही हैं? जी 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 प्लीज। जी मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपका सवाल तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ अगर आप कहते हैं तो। सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल ये था कि ये जो जजेस के रिटायरमेंट की एज है, हमें जो फौरी तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ममालिक का रेफरेंस कोट किया जा रहा है सिविल लॉ के हवाले से, ये शोर प्लीज उसको मैनेज करें। ये जो साउथ अफ्रीका का हमें रेफरेंस कोट किया जा रहा है, जर्मनी, इटली, स्पेन के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे सिविल लॉ है और वहाँ की लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे यूके का कानून चलता है, हमने उनको लेके हम चल रहे हैं, वहाँ पे आईनी अदालत नहीं है। चले जिन ममालिक में आईनी अदालत है हम उसी को लेके चल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे तो जजेस की जो आईनी अदालत है उसके और जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट है उनके तो रिटायरमेंट की एज में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। तो फिर ये हमें क्या बेचा किया जा रहा है?
देखिए, बेसिकली ये सिर्फ एक धोखा है, एक फ्रॉड है और सुप्रीम कोर्ट को नकारा बनाने का एक मुनज़्ज़म प्लान है। पहले तो ये बताया जाए कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया था उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन से ऐसे आईनी मामलात आपने सॉल्व कर लिए हैं। ये सिर्फ हम ख्याल जजेस को पिक करके चूज करके एक सेलेक्टिव नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अपने मकासद के लिए, अपनी मतलब की आईनी तशरीह की खातिर ये सब कुछ किया गया है। और आज आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बहुत सारे आईनी तरमीम में जगहों पर ये लिखा गया है कि इस कानून को किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज में सुप्रीम लिखा है, मगर ये कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज के बाद किसी आईनी अदालत के ऊपर बतौर प्रेसिडेंट वो तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे वो लागू होगा, बाइंडिंग होगा, वो बाइंडिंग होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को ताबे बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। और दूसरी बात, ये हमें जो उलझना नहीं चाहिए कि बरतानिया में क्या, यूरोप में क्या, दुनिया के दीगर ममालिक में क्या, हम मुनफरिद हैं, हम मुख्तलिफ हैं। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर जो अगला प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस मौजू का जो अगला पहलू है जुडिशरी से मुतालिक, वो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर का है। ये तो चले सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना जी, जिन्होंने इस्तीफा देकर राइट और रॉन्ग का फर्क क्रिएट कर दिया है। की अब्दुर्रहमान हमने डिस्कशन की थी कि वो जजेस के लिए एक बहुत गलत किया गया है। मैं जरा शॉर्टली, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं नुमान से जान लूँ। नुमान, जजेस ने, सीनियर वकला ने, रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स मुझे याद हैं, एक 2-3 दिन पहले सिविल आईनी अदालत को भिजवा दें जी। एक सवाल था महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुताल्लिक केस की समाअत थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो हम तो वैसे भी बेचारे ही ऐसे यहाँ पे हैं। जजेस का माइंडसेट, हमने पहले भी कहा था, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जजेस की रिटायरमेंट की एज में। अब जस्टिस अमीनुद्दीन की रिटायरमेंट आ रही है, उनको रिटायर्ड होने दें। अगर आपने कोई ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नए जज बनाने हैं तो कोई दूसरे जज भी तो आ सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी क्यों? देखिए, हम अपने कानून में एक बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है उसको अदालतें कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करती। हम अगर इसमें देखें तो हमें जो इस्तिस्ना के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक आपको तब्दीलियां नजर आई हैं आइन में। इसी तरह ये जो 68 साल की उम्र, आप इसमें फ़र्क पूछना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 साल है, तो इनको 68 क्यों दी गई? ये जी एक वही एक दिस इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। ये सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को 3 साल एक्स्ट्रा देने के लिए नवाजना मकसूद जी, था। नवाजना तो फिर मकसूद था। अभी सरदार साहब ये बात क्यों कर रहे थे कि हम जजेस में कोई तफरका नहीं रख रहे? जजेस, एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने जजेस के नाम की बता दी। देखिए, उन्होंने तो ये भी जिक्र किया है, जो जहाँ जस्टिस इफ्तार अली, जस्टिस इफ्तार चौधरी या जस्टिस साकिब निसार का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने उस दौरान जस्टिस उमरताब बंदयाल और जस्टिस सदुक जिलानी को भी उसी चक्की पे पीस दिया है। लेकिन वो काजी फैज़ी साहब का नाम लेना नहीं, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि 2 जजेस जिनका मैं नाम लिया है, ये इंतहाई, इन्होंने कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन इनको अच्छा समझा जाता था। तो ये कम से कम तफरीक, देखें, अगर हम तफरीक की बात करते हैं तो उनके फैसलों के लिहाज से तफरीक करनी चाहिए, उनका स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स, उसके लिहाज से हमें बात करनी चाहिए। ये कह देना कि किसी खास जमात के वो सपोर्टर्स थे। अब जस्टिस साकिब निसार साहब 1998-99 में जज बने थे हाई कोर्ट के, उस वक्त पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, अगर थी भी तो 1-2 साल बने हुए टाइम लगा था उसे। जस्टिस उमरताब बंदयाल भी 2003 या 4 में आते हैं, ठीक है। उमरताब बंदयाल साहब को तो कंट्रोवर्सी इन्होंने कर दिया ना, वो एक जो उन्होंने लाइन बोली थी खान साहब को कोर्ट में, देखे गुड टू सी यू, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। जो जस्टिस उमरताब बंदयाल को जानते हैं कि वो एक कर्टसी के लिहाज से उन्होंने बिल्कुल उनका एक दागदार बिल्कुल भी माजी नहीं रहा, एक बेदाग उन्होंने उनका एक करियर रहा है। लेकिन एक लाइन जो इन्होंने पकड़ी और पकड़ के इन्होंने, खैर उनको, मेरा वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम एंड खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार नज़ाकत ने भी मुझे ज्वाइन किया था, अब्दुर्रहमान खान, नुमान कैसर, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।